के साथ वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति वर्धन जयपुरिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। आपने अपने पहले कई साल उन ब्रोकरेजेस में बिताए थे जहां पर आप एफआईएस के साथ रोज डील करते थे। मार्केट में इस समय जो एफआई की सेलिंग चल रही है, ये इसका बड़ा कारण क्या है और क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगी? तो अनुज जी, देखिए, इसका दो कारण है। एक तो वैल्यूएशन का कारण था, क्योंकि भारत का बाजार बहुत महंगा हो गया था। एक एब्सोल्यूट सेंस में भी महंगा लग रहा था, पर एक रिलेटिव सेंस में तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। क्योंकि यदि अपने भारत का वैल्यूएशन इमर्जिंग मार्केट वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे, तो एक तरह से भारत का पी प्रीमियम जो है वो पीक में 6 महीना पहले करीब 90%, 95% हो गया था। तो एक तरह से ना बहुत महंगा बाजार हो गया था। जब एफआई देखते हैं, वो पूरे इमर्जिंग मार्केट को देखते हैं, तो उनको कई अपॉर्चुनिटी दिख रहा था जहाँ पे मार्केट बहुत सस्ता था। जैसे चाइना बहुत सस्ता हो रहा था, कई इमर्जिंग मार्केट सस्ते दिख रहे थे। दूसरा कारण है कि ये जो है ना, ग्रोथ है, ग्रोथ का स्लो डाउन आ गया। तो एक महंगा मार्केट में जब ग्रोथ का स्लो डाउन आता है, तो दिक्कत दे देता है कि फिर वो महंगा वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है उस धीमे से ग्रोथ पे। तो वो दो कारण थे, तो इसलिए अपने को देखने को मिला है कि एफआई का फ्लो जो है भारत से चला गया जहाँ पे महंगा था, और कई बाजार है जहाँ सस्ते थे वहां चला गया। जैसे 6 महीना में देखे तो चाइना बहुत अच्छा किया। तो ये एक महत्व कारण था। और तीसरा जो फैक्टर प्ले आउट हुआ वो स्ट्रेंथ ऑफ द डॉलर। तो डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत हो गया ट्रम्प के आने के बाद। तो एक तरह से फ्लोज इमर्जिंग मार्केट से जाके डेवलप मार्केट्स में चले गए, और यूएस में खासकर चले गए। तो अभी देखे अपने, तो यूरोप का मार्केट बहुत अच्छा किया है, यूएस का मार्केट बहुत अच्छा किया है। तो ये एक तीसरा कारण था जो एकदम ग्लोबल फैक्टर था, जिसके कारण है ना, डेवलप मार्केट फ्लो जा रहे थे और इमर्जिंग मार्केट में फ्लो कम हो रहे थे। अच्छा ज्योतिवर्धन जी, अगर ये चैलेंज अभी बना रहेगा वैल्यूएशन और स्लो डाउन का, तो आपको लगता है कि अभी वी आर नॉट वेरी क्लोज टू बॉटम एज ऑफ नाउ? मतलब अभी पेन बाकी है कंसिडरिंग दिस एफआई सेलिंग, और एक रीजनेबल पॉइंट क्या होगा जहां पे आप एक मीनिंगफुल बेस क्रिएट कर सकते हैं, या तो कोई इवेंट या फिर कोई चेन ऑफ इवेंट? वीरेंद्र जी, तो देखिए, अभी पिछले 6 महीना में काफी बदल गया है। इन द सेंस कि भारत का बाजार अच्छा नहीं किया, कई दूसरे बाजार अच्छा कर लिए। चाइना अच्छा कर लिया, यूएस अच्छा कर लिया, यूरोप अच्छा कर लिया है। तो एक तरह से ये जो अपने दो तीन चीज बात कर रहे थे, उसमें एक तो लग रहा है जैसे टेम्पररी एटलीस्ट डॉलर पीक हो गया। एक तरह से डॉलर इंडेक्स पीक हो गया, थोड़ा सा वो भी है ना, डॉलर नरम होना चालू हो गया है। तो उसके कारण फ्लोज इमर्जिंग मार्केट में आना चालू हो गया है। भारत में नहीं आ रहा है, बट कई इमर्जिंग मार्केट में एक तरह से जो आउटफ्लोज थे वो रुक गए हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइन है, वो हो सकता है कभी भारत में आ जावे। दूसरा जो वैल्यूएशन था भारत का रिलेटिव बेसिस पे, जो 90% प्रीमियम, 95% प्रीमियम पे थे, वो वैल्यूएशन श्रिंक हो रहा है क्योंकि भारत का बाजार गिर गया, बाकी कई बाजार बढ़ गए। तो एक तरह से अपने इमर्जिंग मार्केट को अंडर परफॉर्म कर लिए। तो अभी वो प्रीमियम जो है वो है ना, 60% ही रहा है। तो एक तरह से कम हो गया प्रीमियम। तीसरा है ग्रोथ का। तो अब ग्रोथ आना यदि चालू होवे, तो शायद है ना, एफआई फ्लो थम जावे, स्लो डाउन हो जावे। ग्रोथ देखे तो ये जो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे थे, उसमें ना 5% ग्रोथ आया, वो अच्छा नहीं है भारत के कंपैरिजन में, पर एक तरह से बेहतर है सितंबर और जून के क्वार्टर के। यदि ये फर्स्ट हाफ या फिस्कल का देखें तो 3% ग्रोथ था, अभी 5 है। हम लोग का अनुमान है कि जो है ना, मार्च का क्वार्टर है, उसमें शायद 8-9% ग्रोथ आ जावे, और वो एक ट्रेंड ऊपर का मोमेंटम रहे, तो शायद एक तरह से एफआई फ्लो रुक जावे। इसके लिए जरूरी है कि है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपेक्स बजट है वो खर्चा होए। क्योंकि एक थ्रस्ट उधर से आएगा, दूसरा थ्रस्ट है जो लिक्विडिटी काफी सिस्टम में आ गई है, ब्याज भी है ना 25% कम हो गए हैं। तो उसके कारण भी है ना, थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है इकोनॉमी में, और नतीजे अच्छे आने चालू हो जाए तो हो सकता है फिर ये एफआई फ्लो धीरे धीरे कम हो जाए। अच्छा, स्पेशली का आपका टेक
स्टेबिलिटी के बाद किस चीज़ में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी महसूस होगी? क्या बैंक्स में, एनबीएफसीज में रेट कट हो चुका है, आरबीआई लिक्विडिटी को मेंटेन कर रही है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो कि ड्राई काफ़ी थी? पुल बैक के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स आपके मुताबिक कौन होगा? क्या बैंक्स एंड एनबीएफसीज? हाँ, तो हम लोग बैंक्स खेल रहे हैं क्योंकि वो बैंक सस्ते हैं, वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं। पिछले 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन देखे तो बैंक के वैल्यूएशन आज के दिन पिछले 10 साल के वैल्यूएशन से कम ट्रेड हो रहे हैं। तो एक तरह से ना बैंकिंग सेक्टर एक सेक्टर है जो सस्ता है। दूसरा सेक्टर अब अच्छा दिखने लग गया है, वो सीमेंट सेक्टर, जहाँ पे पिछले 2 साल से कुछ ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आया है। सीमेंट प्राइसेस बढ़ने में दिक्कत हो रही थी, अब है ना थोड़ा थोड़ा सीमेंट प्राइसेस बढ़ना चालू हो गया है। यहाँ इंडस्ट्री काफी कंसोलिडेट हो चुकी है, तो उस बावजूद देखे तो है ना कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री में थोड़ा आसान हो जाता है प्राइस मेंटेन करना। तो वो एक दूसरा सेक्टर है जो ठीक लग रहा है। फार्मा अभी तक हम लोग को अच्छा लग रहा है, हालांकि फार्मा इतना ज्यादा है ना करेक्शन में गिरा नहीं है, तो बाउंस आवे तो शायद इतना बाउंस नहीं हो रहा, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फार्मा एक सेक्टर अभी भी अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इन टॉपिक से बात करने के लिए।